गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैन रोजगार क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में हम लोग अपने सौर परिवार के 8 ग्रहों की चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग अपनी पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। हमारी पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है हमारी पृथ्वी से ही रिलेटेड आती है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के बारे में हम पहले से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। यानी हमारी अर्थ कैसी है, तो यह हमारी ब्लू प्लैनेट, यानी इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अब ऐसा क्यों? अपनी पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष से जब हम लोग अपनी इस पृथ्वी को देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है। इसकी वजह यह है कि हमारी इस पृथ्वी के 71% पार्ट में वाटर बॉडीज, इसमें हमारी 71% जल राशियों का विस्तार है, जबकि 29% यानी 29% यहां यह लैंड। अब जाहिर सी बात है कि जिसका एक्सटेंशन, जिसका विस्तार जितना ज्यादा होता है तो वह कम विस्तार वाले क्षेत्रों पर ओवरलैप कर जाती है। जैसे सपोज आप किसी रंग के शर्ट पहने हुए हैं और उस शर्ट पर एक दूसरे कलर का पॉकेट, मान लीजिए कि आप रेड कलर का शर्ट पहने हुए हैं, ब्लू कलर का पॉकेट है और आप काफी दूर हैं, तो आदमी जब आपको दूसरा देखता है तो आपका पूरा शर्ट जो है कि वह रेड रेड ही दिखेगा, क्योंकि जिसका भाग कम है वह उसको ओवरलैप कर चुका है। तो चूंकि हमारी पृथ्वी जो है यह 71% वाटर बॉडीज है, और वैसे भी हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस वजह से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी पृथ्वी जब ब्लू कलर की दिखती है, नीले कलर की दिखती है, तो क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाकी जो 7 और भी प्लैनेट हैं, क्या उनका भी कोई रंग है? क्या उनका भी कोई रूप है? तो जाहिर सी बात है कि उनका भी रंग है, उनका भी रूप है। और आप देखेंगे यहां पर कि ये हमारी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं उसमें अगर हम लोग बातें करेंगे, सबसे पहले इस मरकरी की, जिसे हम लोग बुध कहते हैं, तो यह हमारा जो मरकरी है हमारे सभी प्लैनेट्स में 8 ग्रहों में सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। अगर इसके हम लोग कलर की बातें करेंगे तो यह लाइट ब्राउन प्लैनेट, यह हल्का भूरा ग्रह है। उसी तरीका से अगर हम लोग इसे बात करेंगे, हमारा यहां पर यह वीनस है, तो वीनस की अगर हम लोग कलर की बातें करेंगे तो यह हमारा बिल्कुल देखने में ऑरेंज की तरह दिखता, इसलिए इसे हम लोग ऑरेंज प्लैनेट के नाम से पुकारते हैं। तो चूंकि यह हमारा ऑरेंज प्लैनेट है, उसी प्रकार से जब और हम लोग आगे बढ़े तो यहां हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ को अभी मैंने बताया कि यह ब्लू प्लैनेट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहां पर यह मार्स मिलता है, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं। यह इसका कलर हमारा मार्स का रेड कलर का, इसीलिए इसको हम लोग आम दिनों में भी, जिस दिन मंगलवार होता है तो उस दिन मंगल ग्रह का जो है कि प्रभाव होता है, और जिसकी वजह से लाल वस्त्र को धारण करने की हमारी सनातन संस्कृति में प्रचलन है। तो चूंकि मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल रंग का है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो हमारा मार्स है, जो मंगल है, यह लाल ग्रह क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका जो सरफेस है वह आयरन ऑक्साइड से बना हुआ,
यानी वहां की चट्टानों में आयरन ऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से वो देखने में रेडिश कलर का झलकता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जहां तक बातें हमारी इस ग्रह की है जिसका नाम जुपिटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इस जुपिटर का जो रंग है वह पीले रंग का, इसलिए जुपिटर को हम लोग येलो प्लैनेट के नाम से जानते हैं, पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बातें करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि यह हमारा सैटर्न है, और सैटर्न बड़ी ही सुंदर ग्रह, लेकिन हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में सैटर्न को जो है अशुभ ग्रह के नाम से जाना जाता है, अनफॉर्चुनेट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस सैटर्न का कलर वास्तविक कलर से अलग इसे उपनाम दिया गया है, जिसको ब्लैक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, यानी काला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे अशुभ ग्रह भी कहा जाता है। जहां तक बात है उसके बाद ये यूरेनस की, इस यूरेनस ग्रह के पास मीथेन गैसों की अधिकता है, और जिसकी उपस्थिति के कारण यह हमारा यूरेनस ग्रह जो है, यूरेनस प्लैनेट जो है, यह देखने में हरे रंग का दिखता है, इसलिए यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट के नाम से पुकारते हैं। और जहां तक ये बात है नेपच्यून का, तो सबसे लास्ट में नेपच्यून है। यह नेपच्यून ब्राउन कलर का, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे सूर्य से सबसे दूर है। आप देख सकते हैं कि यह हमारे सन से फार डिस्टेंस पे मौजूदगी इसकी है, और यहां अत्यधिक दूरी होने के कारण इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे रहता है, जिसकी वजह से वहां जो गैसें पाई जाती है वे गैसें बर्फ की शक्ल में वहां पर मौजूद, जिसकी वजह से उसका जो रंग उभर कर सामने आता है वह ब्राउन कलर का आता है, इसलिए इसे ब्राउन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो ये तो रही माय डियर स्टूडेंट रंगों की बातें कि इन 8 ग्रहों को अलग अलग रंगों के नाम से जानते हैं। लेकिन अब दूसरा एक कंसेप्ट और याद रखें। प्रश्न यह पूछा जाता है कि दिए गए ग्रहों में किस ग्रह की गति सबसे ज्यादा, यानी वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका रिवॉल्विंग स्पीड सबसे ज्यादा है अन्य ग्रहों की तुलना में। अब सपोज मान लीजिए कि यहां आपको दे दिया, ए में दे दिया आपको सपोज मान लीजिए जुपिटर, बी में आपको दे दिया यूरेनस, सी में दे दिया आपको मार्स, एंड डी में दे दिया आपका नेपच्यून। दीज आर द 4 प्लैनेट्स। और प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि दिए गए इन ग्रहों में से वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका रिवॉल्विंग स्पीड सबसे ज्यादा। तो आप तो ये सोचेंगे कि अरे भाई साहब, क्या जो 8 ग्रह हैं सभी ग्रहों की जो परिक्रमण गति है क्या हमें याद रखनी पड़ेगी, या जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों की जो घूर्णन गति है उसको याद रखनी पड़ेगी? तो हरगिज नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है और नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट यह है कि केपलर जो भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसके परिक्रमण गति उतनी ही तेज होगी, उसकी परिक्रमण गति उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो जितना नजदीक होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। तो माय डियर, हमने देखा कि यहां सबसे नजदीक तो मरकरी है, यकीनन सबसे ज्यादा स्पीड तो इसकी होगी। उसे थोड़ी सी कम स्पीड वीनस की होगी, उसे थोड़ी सी कम स्पीड हमारी अर्थ की होगी, उससे थोड़ी सी कम स्पीड मार्स की होगी, उससे थोड़ी सी कम जुपिटर की, उससे कम सैटर्न की, उससे कम यूरेनस की, उससे कम नेपच्यून की होगी। अब चूंकि प्रश्न क्या है इसमें यह है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, और मैंने यही बातें आपको कही कि सबसे ज्यादा स्पीड कौन सा है। तो देखना हमें यह है कि इन चारों ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो अन्य की तुलना में सूर्य के नजदीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जुपिटर भी दिया हुआ, यूरेनस दिया हुआ, मार्स दिया हुआ, नेपच्यून दिया हुआ है, तो जाहिर है ये तो सबसे दूर है, ये होगा नहीं। यूरेनस
ये भी दूर है, ये भी नहीं होगा। जुपिटर ये भी दूर है, ये भी नहीं होगा। इन तीनों की तुलना में मार्स जो है वह सूर्य से नजदीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? मार्स होगा, यानी मंगल होगा। अगर मंगल की जगह पर मरकरी होता तो भी होता, अगर मंगल के जगह पर यानी मार्स की जगह पर वीनस होता तो भी होता, अर्थ होती तो भी होती। तो इस तरह से भी रिवॉल्विंग स्पीड के मुताबिक भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि जो ग्रह हमारे सूर्य से जितना नजदीक है, तो आप देखेंगे कि उसके मुताबिक उसका जो ऑर्डर है उसमें सबसे नजदीक आपने देखा मरकरी के बारे में, उसके बाद देखा वीनस के बारे में, फिर अर्थ के बारे में, फिर मार्स के बारे में। और ये स्टार्टिंग के जो ये 4 प्लैनेट्स है, ये स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स है यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो चारों ग्रह हैं, इन ग्रहों का सरफेस है वह सॉलिड फॉर्म में है, ठोस चट्टानों से बना हुआ। और वैसे ग्रह जिनकी संरचनाएं, जिनका धरातल, जिनकी सतह सॉलिड मटेरियल से बना हुआ हो, ठोस चट्टानों से बनी हुई हो, वैसे ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। तो ये जो चारों ग्रह है, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। अब देखिए प्रश्न में बच्चे कहां फंस जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि दिए गए पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? प्रश्न है कि दिए गए पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और बच्चों ने याद क्या किया? सबसे बड़ा ग्रह सोलर सिस्टम में कौन सा है? तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि सबसे बड़ा ग्रह, तो उनका सीधे जो है कि दिमाग में स्ट्राइक किया कि भाई जुपिटर होगा। लेकिन इस शब्द को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, पार्थिव शब्द का, टेरेस्ट्रियल वर्ड को उन्होंने नजरअंदाज किया। और जैसे ही टेरेस्ट्रियल वर्ड इसमें जुड़ गया, इसका मतलब कि इन ग्रहों में या ओवरऑल ग्रहों में, पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ। दूसरा प्रश्न, पार्थिव ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ओवरऑल भी, चाहे जूबियन प्लैनेट हो या पार्थिव टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो, ओवरऑल प्लैनेट में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारी मरकरी है। लेकिन यहां पर पार्थिव शब्द जोड़ भी दिया है और प्लस सबसे छोटा जोड़ दिया, तो दोनों सूरत में, दोनों कंडीशन में इसका आंसर होगा हमारी मरकरी, यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दिस इज द मरकरी। तो ये मरकरी हमारा होगा, बुध होगा। इसके बाद ये जो चारों प्लैनेट हैं, तो जाहिर है देखने से भी पता चल रहा है कि ये हमारे चारों प्लैनेट सूर्य से काफी नजदीक हैं। इसलिए इन चारों ग्रहों को हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे, यानी ये इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और जबकि इसके बाद के जो ग्रह हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स हैं, तो चूंकि इनर प्लैनेट्स के बाद हैं, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं या वाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इन्हें वाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं या इन्हें आउटर प्लैनेट भी कहा जाता। दूसरी बात कि इन चारों ग्रहों को हम लोग जूबियन प्लैनेट भी कहते हैं, हम लोग इन्हें जूबियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब आपने 2 शब्दों को देखा, एक देखा पार्थिव ग्रह और दूसरा देखा आपने जूबियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह तो मैंने बताया कि वैसा ग्रह जिसका धरातल सॉलिड मटेरियल से बना हुआ हो, ठोस चट्टानों से बना हुआ हो, वह हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या पार्थिव ग्रह। लेकिन वैसे ग्रह जिनका सरफेस, जिनका धरातल सॉलिड मटेरियल से नहीं बना हुआ हो, वह लिक्विड और गैसीय फॉर्म में हो, तो वैसे ग्रहों को जूबियन प्लैनेट कहते हैं। वैसे ग्रहों को हम लोग वाह्य ग्रह कहते हैं।
यही हमारा जोवियन प्लेनेट है। अब चूंकि इसमें प्रश्न क्या आता है, इसमें प्रश्न आता है कि दिए गए जोवियन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा। तो चूंकि प्रश्न पूछा कि दिए गए जोवियन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और आपने जैसे देखा सबसे छोटा ग्रह आपके दिमाग में सीधे आया मरकरी। तो मरकरी तो ओवरऑल है ही, लेकिन आप यहां जोवियन शब्द को आपने नजरअंदाज कर दिया। अगर आप जोवियन शब्द को नजरअंदाज नहीं किए होते तो आपको आंसर देखने से ही पता चल जाता कि नेपच्यून स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन जोवियन प्लैनेट, यानी जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे छोटा हमारा नेपच्यून है। और ओवरऑल की अगर बातें आएंगी तो हमारा वैसे भी मैंने बताया कि हमारा मरकरी हो जाएगा। तो ये तो हमने कहा कि ये हमारा बाह्य ग्रह हुआ, जोवियन प्लैनेट हुआ, या पार्थिव ग्रह हुआ, या आंतरिक ग्रह हुआ। तो इनकी स्थितियों के बारे में ये बातें आपको पता चल गई। दूसरी बात ये है कि जो ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक हैं, ये चारों ग्रह, तो ये सॉलिड मटेरियल हैं, पार्थिव ग्रह हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो 8 प्लैनेट्स हैं, तो ऐसा क्यों कि ये 4 हमारा जो है कि सॉलिड फॉर्म में आ गए और रेस्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स जो हैं वह आपको लिक्विड एंड गैसीय फॉर्म में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय हमारे इस सोलर सिस्टम में हमारे ग्रह जो है कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, हमारी ग्रह जो है वह कोल्ड हो रही थी, ठंडी हो रही थी, उस क्रम में सबसे पहले ये चारों ग्रह जो है ये ठंडी हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो चारों ग्रह हैं ये ठंडी क्यों हो गई भाई, सबसे जल्दी ठंडी क्यों हो गई? तो सबसे जल्दी ठंडी इसलिए हो गई क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि ये सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से क्या कर रही है, घूम रही। यानी आप देखेंगे कि ये सूर्य के चारों तरफ सबसे तेज गति से ये ग्रह घूम रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि केपलर साहब ने बताया भी था। तो चूंकि ये जो भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सबसे तेज गति से घूम रहे हैं। और अगर इनके डायरेक्शन की अगर आप बातें करेंगे तो इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, आप देखिए इनका जो डायरेक्शन है वह एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की सुई के प्रतिकूल दिशा में। ये देखिए मैं इसके डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूं, यहां मैं डायरेक्शन को दिखा रहा हूं, जैसे कि अलग अलग ग्रहों के डायरेक्शन को इसमें दिखा दिया गया। अब आपने देखा कि केवल मैंने 2 ग्रहों के डायरेक्शन को मैंने छोड़ दिया, एक इसका छोड़ा था मैंने, अब इसके डायरेक्शन को मैं दिखा रहा हूं, और एक मैंने यहां पर छोड़ा था जो कि इसके डायरेक्शन को भी मैंने दिखा दिया। अब आपने ये देखा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें 6 ग्रहों का डायरेक्शन एक समान है, केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका डायरेक्शन 6 ग्रहों के विपरीत दिशा में। यानी कि केवल वीनस और यूरेनस को छोड़कर, ये क्या है हमारा यूरेनस है, और यहां क्या है हमारा, ये वीनस है, ये वीनस। तो वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी ग्रहों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और ये दोनों ग्रहों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है रिवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। अगर पूरब से पश्चिम की दिशा में कोई ग्रह घूमता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह क्लॉकवाइज। लेकिन अगर डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स कि उसके घूमने का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की तरफ होगा। यानी कि जो 6 ग्रह हमारे पास हैं, यानी कि मरकरी है, हमारे पास अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, इन ग्रहों का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब होने की वजह से उन ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। अब देखिए यहां से प्रश्न एक और क्या पूछता है, यहां से प्रश्न यह पूछता है कि यदि शुक्र ग्रह पर इंद्रधनुष बनने की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं यदि मौजूद हैं, तो सुबह में यानी प्रातः काल में
शुक्र ग्रह पर इंद्रधनुष किस डायरेक्शन में बनेगा? देखिए प्रश्न कितना कंसेप्ट से है कि अगर शुक्र ग्रह पर इंद्रधनुष बनने की सारी जो फैक्टर्स हैं अगर वहां पर मौजूद हैं तो वहां पर सुबह के समय में शुक्र ग्रह पर इंद्रधनुष यानी रेनबो किस दिशा में बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा? तो पहली बात तो यह है कि इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको यह जानना होगा कि हमारी पृथ्वी पर सुबह के समय अगर इंद्रधनुष बनने की सारी प्रक्रियाएं मौजूद हैं तो हमारी पृथ्वी पर इंद्रधनुष सुबह में किस दिशा में बनता है? तो जाहिर सी बात है कि सुबह के समय का मतलब कि जिस ओर हमारा सूर्य है, और सुबह के समय सूर्य पूरब की तरफ होता है और हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के एंटी डायरेक्शन में बनता है। तो सुबह के समय हमारी पृथ्वी पर इंद्रधनुष बनेगा किस डायरेक्शन में? पश्चिम की दिशा में। जबकि शाम के समय में इंद्रधनुष हमारी पृथ्वी पर कहां बनता है? तो पूरब में बनता। लेकिन अगर बातें आती है हमारी पृथ्वी की कि दोपहर के समय इंद्रधनुष हमारी पृथ्वी पर किस दिशा में बनता है, तो माय डियर दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। इस बात को भी ध्यान में रखनी है क्योंकि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता, लेकिन सुबह में बनेगा, शाम में बनेगा। तो उसके लिए बहुत सारी आवश्यक चीजें होती है जिस पर चर्चाएं हमारी क्लाइमेटोलॉजी में होंगी। तो मैंने इसमें यह बताया कि शुक्र ग्रह पर सुबह के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि शुक्र ग्रह पर और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो जब सूर्योदय वहां पश्चिम में होगा इसका मतलब कि सुबह का जो समय होगा उस समय इंद्रधनुष शुक्र ग्रह पर पूरब में बनेगा। इस बात को याद रखना है, यह हमारा कंसेप्ट। तीसरी बात यह है कि जब एक ही प्रोसेस से इन 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो उनमें से यह वीनस और यूरेनस एंटी डायरेक्शन में क्यों घूमने लगा भाई? इसकी वजह यह है कि जिस समय हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी, जिस समय ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, उस समय सब के सब स्वतंत्र रूप से वे घूम रहे थे। लेकिन इन ग्रहों के मार्ग में, वीनस के मार्ग में और यूरेनस के मार्ग में एक विशाल पिंड आके टकराया। उस समय ये सॉलिड फॉर्म में अभी नहीं आए थे, तो ये एक क्या हो गया, इनके डायरेक्शन में, इनकी दिशा में एक विशाल पिंड आके टकराया और जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। स्टार्टिंग में तो सब के सब घूम रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा हुआ कि ये टकराने के बाद इनकी दिशा उलट गई। जैसे कि आप लोग देखते क्या हैं कि मैच होता है, आपने देखा कि क्रिस गेल लंबा लंबा छक्का मारने के लिए विश्व प्रसिद्ध, तो गेंदबाज चाहे कितना हो फास्ट बॉल कर रहा हो और इस डायरेक्शन वो फेंक रहा हो गेंद, लेकिन क्रिस गेल ने क्या किया, बल्ला चला दिया तो वह गेंद की दिशा उलट गई। गेंद की दिशा लॉन्ग ऑन में चला गया 6 रनों के लिए। क्यों? क्योंकि एक वाह्य शक्ति उस पर कार्य किया और उसकी दिशा बदल गई। उसी तरीका से इन ग्रहों के मार्ग में एक बड़ा सा पिंड आके टकराया जिसकी वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यही वजह है कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। चौथी बात कि इसमें जो ये ग्रह हैं तो आखिर ये जल्दी ठंडा क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि इन ग्रहों की जो स्पीड है घूमने की वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्पीड हमारी मरकरी की है, दूसरे नंबर पर स्पीड वीनस की है, तीसरे पे स्पीड अर्थ की है, चौथे पे स्पीड मार्स की, 5वें पे हमारा जुपिटर है, 6ठे पे सैटर्न है, 7वें पे यूरेनस है, 8वें पे नेपच्यून है। तो जो जितनी तेज गति से अगर वो घूम रहा है तो वह उतना ही जल्दी शीतल होता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्सेस के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। तो जो जितनी तेजी से घूम रहा है तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी काम कर रहा है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण इसका हीट बाहर तेजी से जो है वह आउट हो रहा। जैसा कि आप देखिएगा कि अगर आप भोजन कर रहे हो और आपको जल्दी से निकलना है
और गरम गरम रोटियां निकल रही हैं, तो आप देखिएगा कि दो प्लेट में रखिए, एक रोटी निकली एक प्लेट में रख लिया, दूसरी रोटी जैसे निकली उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दीजिए। तो दोनों में महसूस कीजिएगा कि जिसको आपने तेजी से ऐसे हिलाया वह रोटी जल्दी ठंडी हो गई, और जो धीरे धीरे है या वहीं पर रखी हुई है वह जो है कि देर से ठंडी होगी। यही फंक्शन यहां पर काम किया कि जो ग्रह जितनी तेजी से घूमेगा उसका जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण उसका हीट उतनी ही तेजी से बाहर निकलता जाएगा, और जिसकी वजह से इसमें शीतलता आ जाएगी। यही वजह है कि ये चारों जो ग्रह है तेज गति से घूमने के कारण ये जल्दी ठंडा हो गया, जिसके कारण इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से पुकारते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये गति धीरे धीरे चलते, सूर्य के चारों तरफ सबसे धीरे धीरे वह ग्रह चलेगा जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि ये जो नेपच्यून है ये सबसे धीरे धीरे चलेगा, इसलिए धीरे धीरे शयने शयने सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला कोई ग्रह है तो वह आपका वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं। लेकिन ये जो चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों का जो नेचर है, मैंने कहा कि ये तरल और गैसीय स्थिति में है, जिसकी वजह से जो ग्रह या जो ऑब्जेक्ट्स या जो पिंड जिनका आंतरिक जो बनावट है, बाहरी बनावट है, अगर वह उसमें तरल पदार्थों का कंसंट्रेशन है, उस स्थिति में ये जो भी ग्रह हैं इन ग्रहों का रोटेशनल स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यही वजह है कि घूर्णन स्पीड, दो चीजें होती है, रोटेशनल स्पीड एंड रेवोल्यूशनल स्पीड। तो दोनों में जो है कि रेवोल्यूशन एंड रोटेशन, तो रेवोल्यूशन स्पीड सबसे ज्यादा जो हमारा सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, और रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा होगी जो गैसीय और लिक्विड स्पीड में है, यानी जूबियन प्लैनेट्स की। तो उनमें सबसे ज्यादा स्पीड घूर्णन जो हमारी यहां पर स्पीड होगी, गति होगी, सबसे ज्यादा जुपिटर की होगी। यही वजह है कि इन 8 ग्रहों में सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो है वह हमारा जुपिटर है। यानी मैंने कहा घूर्णन, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, तो सबसे तेज गति से यही घूमता है। 9 घंटे लगभग 50 मिनट में एक सर्कल अपना पूरा कर लेता है, अपने एक्सिस पर एक बार ये घूम जाता है। उसे सेकंड नंबर पर आपको सैटर्न है, थर्ड नंबर पर यूरेनस है, फोर्थ नंबर पर नेपच्यून है। तो चूंकि इनका ये घूर्णन स्पीड के मुताबिक, तो हमने इसमें यह देखा कि ये जो भी हमारे ग्रह हैं इनकी घूर्णन गति कैसी है, इनका जो है कि परिक्रमण गति कैसी है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपने ये देखा कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यहां पर ये देखा कि हमारी पृथ्वी है। तो चूंकि इन 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन प्रदान कर रही है, ये हमें यहां रहने की जगह दे रही है। और चूंकि ये हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और ये 1640 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से घूम रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी ग्रह जो है, जो हमारी पृथ्वी है, यह 1640 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से घूम रही है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 1620 किलोमीटर, कहीं लिखा रहेगा 1616 किलोमीटर, लेकिन 1640 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हमारी पृथ्वी घूम रही है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ना 1620 लिखेगा, ना 1640 लिखेगा, ना 1616 लिखेगा, बल्कि वह लिखेगा लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। तो आपको आंसर करना बिल्कुल आसान है। तो चूंकि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, हमारी पृथ्वी यह घूम रही, और कैसे घूम रही है तो आप देखेंगे, ये देखिए, आप ये देखें कि ये हमारी पृथ्वी है, और इसका जो एक्सिस है, इसका जो अक्ष है,
वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। ये हमारी पृथ्वी, और ये हमारी पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है, ये देखिए। और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ये झुकी हुई, और इसी झुकाव के साथ यह पश्चिम से पूरब की दिशा में, देखिए वेस्ट टू ईस्ट, यह क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट ये घूम रही है, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है। और इसी को मैंने कहा कि 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हम लोग अगर ट्रेन में बैठते हैं, किसी बस में बैठते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं, और जब गाड़ी वो चलती है तो हमें तो एहसास होता है कि ये गाड़ी घूम रही है, ये गाड़ी चल रही है, चूंकि हम लोग हरकत में आ जाते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी इतनी तेज गति से घूम रही है तो क्या हम लोग को एहसास नहीं होना चाहिए? तो निश्चित रूप से हम लोग को एहसास होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन हैं, और हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जहां तक पड़ेगा उसमें शामिल जितनी चीजें होंगी वे भी पृथ्वी के गति के साथ साथ वो भी जो है कि घूम रही। यानी हमारी पृथ्वी के अट्रैक्शन का जो प्रभाव है इसके अधीन जितनी चीजें हैं, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो हमारा जलमंडल हो या स्थल मंडल हो, या इसमें शामिल जो भी एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, ये जो भी हो, ये सब के सब उसी स्पीड से लगातार घूम रहे हैं, लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रही बात कि ये तो एक दिमाग में बात आती है, जब मैं पढ़ा रहा था, आज से 17 साल पहले की बात है, तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा था, और एक लड़का था जिसका नाम था लोकेश। अभी आज के डेट में वो आईपीएस हो चुका है। तो उसने यही प्रश्न किया कि सर जब पृथ्वी घूम ही रही है, और अगर सपोज मान लीजिए कि हम लोग यहां पर हैं, अगर हम लोग यहां पर हैं तो पृथ्वी चूंकि घूम रही है तो एक तो समय आएगा कि इंडिया हमारा दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा अमेरिका। तो ऐसा नहीं है सर कि हम लोग यहाँ हेलीकॉप्टर से हम लोग उड़ते रहें और ऊपर से देखते रहें कि जैसे अमेरिका आने वाला है कि ऊपर से छलांग लगा दे और अमेरिका पहुंच जाएंगे, यानी बिना वीजा और पासपोर्ट के। तो सभी बच्चे हंसने लगे कि हाँ सर ऐसा तो मुमकिन है, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ये दिल को खुश रखने का गालिब तेरा ख्याल अच्छा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हेलीकॉप्टर भी हमारे वायुमंडल के अधीन है, और वह वायुमंडल हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, और इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन जितनी सारी चीजें होंगी वह भी उसी स्पीड से घूम रही हैं। ये आपको एहसास नहीं होगा, भले ही आपका हेलीकॉप्टर यहां उड़ता हुआ प्रतीत हो, लेकिन वो भी 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है ये पृथ्वी के साथ घूम रहा है। अक्सर सुनते हैं ना कि आसमां जा रहा है, ये जमीन जा रही है, साथ मेरे ये सारा जहां जा रहा है, तो सब कुछ जो है इसके साथ ही चलते रहता। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, ये लगातार रोटेट हो रही है एंड रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो यहां पर ये अपने एक्सिस पर, यही इसका एक्सिस है जिस पर यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है और लगातार जो है कि घूर्णन करती है, और इसको अपना एक घूर्णन पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में यह जो है कि एक अपना रोटेशन पूरी कर लेती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लगभग 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक घूर्णन को पूरी कर लेती। यही वजह है कि इस रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है। क्या होता है? डे एंड नाइट, रात और दिन होते हैं रोटेशन के कारण। अब दूसरा एक प्रश्न ये पूछता है कि इनमें से किसके कारण
ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज होता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें से किसके कारण सीजनल चेंज होता है। उसमें एक में लिखेगा रोटेशन, दो में लिखेगा रेवोल्यूशन, तीन में लिखेगा ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन और चार में लिखेगा एक्सियल इंक्लाइनेशन। तो देखिए, जैसे जैसे आप निचली क्लास से ऊपर जाते हैं तो थोड़ी सी कंसेप्ट में परिवर्तन आता है। आप जो है कि अपने निचले क्लास के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है या पढ़े होंगे कि रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं और रेवोल्यूशन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आपने पढ़ा है कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन यहां पर अगर ये क्वेश्चन रहे और रेवोल्यूशन भी रहे और एक्सियल इंक्लाइनेशन भी रहे, देन योर आंसर इज एक्सियल इंक्लाइनेशन, यानी अक्षीय झुकाव। क्या होगा, अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और उसमें सहायक क्या हो जाता है, हमारा रेवोल्यूशन भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसका पड़ता है वह होता है अक्षीय झुकाव, यानी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकाव के साथ वह घूम रही है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता और प्लस रेवोल्यूशन भी इसमें अब शामिल। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी पृथ्वी जो लगातार इस तरह से घूम रही है 23.5 डिग्री पर, तो वह सूर्य के परितः भी घूमती है, वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो घूम रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यह सन है यानी सूर्य है। तो मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी जो घूम रही है तो एक्सियल इंक्लिनेशन इसका 23.5 डिग्री है, लेकिन यह जिस पाथ से होकर हमारी अर्थ गुजर रही है इसको कहते हैं ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्बिट। इसी को कहते हैं परिक्रमण पथ। तो इस ऑर्बिट पर भी हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और यह झुकाव 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन, और इसी झुकाव के साथ वह सूर्य की परिक्रमा भी वो कर रही है। अब रही बात कि यह घूमते घूमते, ये देखिए यही पृथ्वी का ऑर्बिट है, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्बिट हमेशा इलिप्टिकल पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो यह दीर्घवृत्ताकार है और इसके जो डायरेक्शन है वो ये उसका डायरेक्शन ये है। जितने भी ग्रह हैं उनका इस तरह का डायरेक्शन होता है। अब सपोज मान लिया जाए कि हमारी अर्थ की मौजूदगी यहां पर, हमारी अर्थ की मौजूदगी सपोज मान लीजिए कि यहां पर है, ये हमारी, सपोज मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और यहां पर ये सूर्य का डायरेक्शन यानी सूर्य का पोजीशन यहां पर है। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिहेलियन। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन इसको कहते हैं। और जब हमारी अर्थ यहां से घूमते घूमते जब यहां चली आती, हमारी अर्थ जब घूमते घूमते वहां चली गई, तो हम लोगों ने देखा कि यह सूर्य से काफी दूर चली गई। तो इसको कहेंगे अपहेलियन, इसको कहेंगे अपहेलियन। ये हो गया अपहेलियन, ये अपहेलियन हो गया, ये पेरिहेलियन हो गया, अपहेलियन हो गया। अब रही बात कि जिस समय ये पेरिहेलियन की स्थिति होती है, पेरिहेलियन की स्थिति होती है, यह होता है 3 जनवरी को,
यह कब होता है? 3 जनवरी को। और ये अपहेलियन की जो स्थिति होती है यह होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। तो चूंकि हमने ये देखा कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से सबसे नजदीक होती है। जबकि 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य हमारी पृथ्वी से जब सबसे नियरेस्ट होगा, उस दिन हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होगा। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होना चाहिए या कब होता है? तो देन योर आंसर इज 3 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उस दिन सबसे छोटा दिन होता है और वह डेट होता है 4 जुलाई को। लेकिन अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। यानी अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन कहां? हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि 21 जून को भारत में सूर्य की स्थिति बिल्कुल लंबवत होती है, हमारे सिर के ऊपर होती है। इसलिए भारत की अगर बात है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब, तो 21 जून को होता है। लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता और उस दिन हमारे भारत में सबसे छोटा दिन होता है और इस दिन सबसे लंबी रात होती है हमारे भारत में। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इन सारी चीजों को जब मैं कंसेप्ट ऑफ टाइम बताऊंगा तो कंसेप्ट ऑफ टाइम के दौरान इन सारी चीजों को मैं बिल्कुल आपको क्लियर में करता जाऊंगा कि हमारी पृथ्वी का डायरेक्शन कहां पर रहेगा, तो उस समय कौन सा सीजन होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहां से आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये हमारी जो पृथ्वी है ये लगातार सूर्य की क्या कर रही है? ये चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखिए कि मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी पर 3 जनवरी को मैंने कहा सबसे बड़ा दिन, और मैंने कहा कि 4 जुलाई को सबसे छोटा दिन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो दिन है ये है पेरिहेलियन की, और यह जो है यह है अपहेलियन की। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है तो आखिर उस दिन हमें ठंडा क्यों लगता है? भाई चूंकि जनवरी का तो महीना है, हम सबको पता है कि हम लोग को इस समय क्या लगता है? ठंडा लगता। जैसे कि हमारी ये जो पृथ्वी है और आप देखेंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, और मैं बिल्कुल इस तरह से सीधा मैं बना रहा हूं अपनी पृथ्वी को। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी का ग्लोब है
और मैं इसको बना रहा हूँ, और इसमें अगर हम लोग देशों को लोकेट करेंगे तो इसमें ये हमें पता चलेगा कि जैसे ये देखिए कि ये अफ्रीका महादेश हो गया, यहाँ पर यूरोपीय भाग ये हो गया, और ये देखिए हमारा इंडिया वगैरह इस तरह से ये एशियाई भाग हो गया, ये इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर आएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, और ये साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये अंटार्कटिका का पार्ट हो गया। कहने का यहाँ मतलब ये है कि ये हमारी जो पृथ्वी है, तो मैंने कहा कि 3 जनवरी को सबसे बड़ा दिन हमारी पृथ्वी पर होता है, तो आखिर हमें भारतीय लोगों को ठंडा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि उस समय सूर्य का जो पोजीशन है वह आपको सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी इस हेमिस्फीयर में है, और हमारा इंडिया यहां पर है, तो यहां से जो सूर्य की किरणें हैं भारत की तरफ तिरछी पड़ती, जबकि इसकी लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, तो जिसकी वजह से यहां पर क्या होती हैं, लंबवत किरणें पड़ने के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है, ये जो महीना यहां पर होता है वो समर सीजन का होता है, जबकि हमारे यहाँ ये समय जो होता है वह शीत ऋतु की होती है, यानी विंटर सीजन होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है काफी लंबी होती है, तिरछी होती है, तो तिरछी किरणों के कारण हमारे भारत में जनवरी के महीने में शीतलता होती है, जबकि इस समय हमारा जो सूर्य होता है वह पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, लेकिन फर्क यह है कि वो दक्षिणी हेमिस्फीयर में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो ये जो बातें हैं, आपने इन बातों को जो देखा कि यहां पर पृथ्वी से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ने देखा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बातें करेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम की बातें करेंगे, और कैसे इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाएगा, उन सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।